गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। ये न्यूमेरिकल मॉड्यूल है जिसमें बिल्डिंग मटेरियल और सीपीएम के क्वेश्चन शामिल हैं। इस पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में मैंने अटैच कर दिया है। आप इन क्वेश्चंस के सलूशन को देखने से पहले इन क्वेश्चंस को अपने लेवल पे एक बार मार्क कर लीजिएगा कि पहले का क्या आंसर है, दूसरे का क्या है। उसके बाद वीडियो के सलूशन से मिलाइएगा और तब रियलाइज़ होगा कि हमारी प्रिपरेशन लेवल क्या है और हमें क्या एफर्ट लगाने चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, टू मेक 1 मीटर क्यूब ऑफ 1:2:4 बाई वॉल्यूम कंक्रीट द वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट रिक्वायर्ड। तो इसके लिए फंडामेंटली कुछ चीज़ें आपको पकड़नी होंगी। जैसे कि जो समझने वाली चीज़ है, अगर कहीं पे भी किसी भी लोकेशन पे हम कंक्रीट को यूज करते हैं तो उसके दो फॉर्मेट होते हैं, एक तो ड्राई होता है, एक वेट होता है। तो जो ये रेशियो यूज होता है, ये नेट रेशियो बताया जाता है। जब हमारी कंक्रीट मिक्स तैयार हो गया है तो ये मिक्स का रेशियो है, यानी कि वाटर इन्वॉल्व है। अब वाटर इन्वॉल्व है तो इसको कह सकते हैं कि वेट कंक्रीट में ये रेशियो इन्वॉल्व है। और जब भी हम ड्राई से वेट करेंगे तो वॉल्यूम घटेगा ऑटोमेटिकली। सोचिए कि पोर्स में पानी जाएगा तो वॉल्यूम नेट में घट जाएगा। तो ये एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन ये कहता है कि 1.52 से लेके 1.54 टाइम्स तक वॉल्यूम जो है एक तरीके का ज़्यादा होता है ड्राई का। अगर 1.52 मीटर क्यूब ड्राई वॉल्यूम है कंक्रीट का तो ये वेट में जाके 1 मीटर क्यूब बनेगा या 1.54। ये वेरी करता है, डिपेंडेंट होता है कि कभी 1.52 कभी 1.54। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को करना है। उसने पूछा है वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट। जो ये रेशियोज हैं, पहला रेशियो सीमेंट का है, दूसरा रेशियो आपका फाइन एग्रीगेट का है और तीसरा रेशियो कोर्स एग्रीगेट का है। कोर्स एग्रीगेट पूछा है तो रेशियो वाइज ये 4/7 टाइम्स होगा। अब 1 मीटर क्यूब हमें बनाना है तो 4/7 1 मीटर क्यूब ये किसका वेट का हिस्सा आया है। और जो वॉल्यूम यहाँ पे पूछ रहा है रिक्वायर्ड का मतलब हमें पानी डालने से पहले कितना अमाउंट चाहिए। तो जाहिर सी बात है वो ड्राई पूछ रहा है और ड्राई निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 1.54 से या 1.52 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0.88 आएगा। अगर 1.54 से करेंगे, 1.52 से करेंगे तो 0.86 आएगा। तो नियरेस्ट ऑप्शन 0.85 है। इसमें ये नहीं कि हम नन ऑफ द एबव, जब ऑप्शन में नहीं है तो आपको नियरेस्ट ऑप्शन ही लगाना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट आपको दिया है, कोर्स एग्रीगेट दिया है और डिजायर्ड फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ मिक्स एग्रीगेट दिया है। फाइनेस्ट मॉडुलस जो होता है वो रिलेटिव एक तरीके की ग्रेडिंग बताता है जिससे हमें एवरेज साइज पता चलता है एग्रीगेट का, और क्यूमुलेटिव परसेंटेज होता है। तो अगर फाइनेस्ट मॉडुलस की आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसको रियलाइज होगा। और इस तरीके के क्वेश्चंस जनरली यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो या तो डायरेक्टली जो फार्मूला मेंशन है उससे आप लगा सकते हैं, या इस चीज़ को याद रखिए कि वो जो पूछ रहा है वो ये कह रहा है कि अगर फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट के फाइनेस्ट मॉडुलस हमें पता है और हमें मिक्स का एक डिजायर्ड फाइनेस्ट मॉडुलस चाहिए, तो कितना फाइन एग्रीगेट हो और कितना कोर्स एग्रीगेट हो। तो हम मान लेते हैं कि फाइन एग्रीगेट x है और कोर्स एग्रीगेट 1 है, तो टोटल मिक्स कितना हो गया 1 + x। अब कुछ नहीं करना है, x क्या है, फाइन एग्रीगेट मानना है। तो x कितना हो जाएगा इनटू इसका फाइनेस्ट मॉडुलस, किसका, फाइन एग्रीगेट का। फाइन एग्रीगेट का 2 × 7.8 प्लस 1 इंटू, क्योंकि हमने कोर्स एग्रीगेट का अमाउंट 1 माना है, ये कितना हो जाएगा 7.82 बराबर मिक्स कितना हो गया 1 + x। मिक्स हो गया 1 + x, तो ये बन जाएगा x इंटू 2.78 प्लस 1 इंटू 7.82 बराबर 1 + x इंटू 6.14। और इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो x की वैल्यू 1/2 आएगी। टेक्निकली परसेंटेज में देखो तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो 50% बन जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन, इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। फाइनेस्ट मॉडुलस का जो रोल है वो अमाउंट में मल्टीप्लिकेशन के साथ इक्विवेलेंसी हम कर दे रहे हैं। चूँकि मिक्स बनाएंगे तो दोनों का हम वेट ही जोड़ेंगे या उनका अमाउंट ही जोड़ेंगे, तो इस हिसाब से इसका आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एन एक्सकेवेटर cost ₹20,000 and has an estimated life of 8 years. It has no salvage value at the end of 8 years. The book value of the excavator at the end of 3 years using general double declining balance method. डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड का बेसिक मतलब है 2 जो टोटल, जैसे नो साल्वेज वैल्यू है तो ये टोटल लाइफ इसकी 8 ईयर्स हो गई। टोटल लाइफ का जो आपकी कॉस्ट है उसमें मल्टीप्लाई करिए तो 1 ईयर की आपको डिप्रिसिएशन मिलेगा और उससे आप बुक वैल्यू निकाल लेंगे। बुक वैल्यू मतलब जो अमाउंट है उसमें से ये जो डिप्रिसिएशन हुआ वो आप निकाल लेंगे।
तो यहाँ से जब आप निकालेंगे या वो सैल्वेज वैल्यू मान लो, तो 20,000 यानी 20,000 इंटू 2 अपॉन टोटल लाइफ है 8, तो 2 चौको 8, 4 पंचे 20, 5,000 आई। अब बुक वैल्यू आफ्टर 1 ईयर 20,000 में से 5,000 घटा दिया तो 50K आई, और फिर से 2/8 करेंगे तो 1/4 यानी 3,750 के आसपास आएगी। ये इसमें से घटा देंगे तो लगभग 11,250 बचेगा। फिर 11,250 चूँकि उसने बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स पूछा है, तो 11,250 में 2/8 कर दोगे तो 1/4। यहाँ से आप घटाओगे तो 8,438 आएगा, 8,438, जो कि 3 ईयर्स के बाद उसकी बुक वैल्यू होगी। ये जनरल डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम फॉर ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज 18 वीक्स एंड इट्स अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम इज 20 वीक्स, देन द सिलेक्ट टाइम फॉर द प्रोजेक्ट। सिलेक्ट टाइम को समझने से पहले ये समझो कि जनरली कोई काम अगर करेंगे तो उसका एक शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम होगा कि इतने दिनों में ये काम हो जाए, और अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम हमारे काम करने पे निर्भर करेगा। तो जनरली क्या होगा कि कंप्लीशन टाइम से अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम कम ही होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा रेयर केस है, ज़्यादा कर दिया है। ज़्यादा होना नहीं चाहिए। सिलेक्ट टाइम का मतलब ही यही होता है कि समय से कितना पहले हो जाए, ये समय से बाद हो रहा है यानी कि बात माइनस में जाएगी। तो आंसर 18 माइनस 20 आप करेंगे तो -2 ही आएगा, तो करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टिम्बर बीम ऑफ इफेक्टिव स्पान L एंड क्रॉस सेक्शन B क्रॉस D इज सेड टू बी लेटरली सपोर्टेड इफ D बाई B एंड L बाई B आर रिस्पेक्टिवली। एक टिम्बर बीम है जिसका इफेक्टिव स्पान L है और क्रॉस सेक्शन B क्रॉस D है। लेटरली सपोर्टेड कब होते हैं? जब B की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू D/3 हो, या B की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू L/50 हो। ये दो कंडीशन होती हैं। उसने इसी को लॉजिकली घुमा दिया है, D/B कर दिया है तो वो लेस देन और इक्वल टू 3 हो जाएगा, ऐसे ही L/B कर दिया तो लेस देन और इक्वल टू 50 हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मशीन कॉस्ट ₹60,000 बाई कॉन्स्टेंट रेट ऑफ, वहाँ पे डबल था, यहाँ पे कांस्टेंट रेट ऑफ है। कांस्टेंट रेट ऑफ डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, इट्स साल्वेज वैल्यू आफ्टर एन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 3 ईयर्स इज ₹2,000, द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। सीधे फार्मूला लगाना है CS/CI की पावर 1/n, जहाँ CS क्या है, यही कॉस्ट है, CI क्या है, यही एक्सपेक्टेड लाइफ के बाद जो साल्वेज वैल्यू है वो है। तो अगर हम करेंगे तो क्या करेंगे, 16,000 मतलब 2,000 साल्वेज वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, साल्वेज वैल्यू 2,000 अपॉन इनिशियल वैल्यू, गलत बताया, CS/CI मतलब साल्वेज वैल्यू अपॉन इनिशियल कॉस्ट। तो 2,000 अपॉन 16,000 की पावर 1/n यानी 1/3, तो 2 एकम 2, 8 बार जाएगा, 1/8 का 1/3 कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, मतलब 1/3 पावर लगाएंगे तो 1/2 आ जाएगा, और 1/2 कितना होता है 0.50। तो इस चीज़ को याद रखिए, साल्वेज वैल्यू अपॉन इनिशियल कास्ट का होल पावर 1/n, जहाँ n वो एक कितने ईयर के बाद वो साल्वेज वैल्यू आई है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फादर नोट्स दैट टीनेज डॉटर यूजेज द टेलीफोन, सी टेक्स नॉट लेस देन 6 मिनट्स फॉर ए कॉल एंड समटाइम्स एज मच एज एन आवर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको समझना है। इसमें उसी की वैल्यू है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम। ऑप्टिमिस्टिक टाइम का मतलब होता है बिल्कुल मिनिमम टाइम कितना लगेगा, तो नॉट लेस देन 6 मिनट का मतलब TO की वैल्यू आपको 6 मिनट दे दी है, और कह रहा मैक्सिमम 1 घंटा, यानी आपको TP की वैल्यू 1 आवर दे दी है, यानी कि 60 मिनट दे दी है। और उसके बाद वो कह रहा है 15 मिनट्स का आर मोर फ्रिक्वेंट, तो ये मोस्ट लाइकली टाइम की वैल्यू TM की वैल्यू 15 मिनट दे दी है। अब कुछ नहीं करना, बस वही फार्मूला लगा देना है। उसने आपसे यही पूछा है एक्सपेक्टेड टाइम, तो T की वैल्यू जो होती है TO + 4TM + TP/6, उठा के वैल्यू रख दीजिएगा। 6 15 चौको 60, 60 120, 126/6 यानी 21 मिनट आ जाएगा, 126/6 21 मिनट आ जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें डमी एक्टिविटी के बारे में लिखा है। डमी एक्टिविटीज आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस्ड इन नेटवर्क व्हेन नेसेसरी, बिल्कुल सही है, व्हेन नेसेसरी नॉट ऑलवेज। तो और आप चौथा भी देखो, ये डमी एक्टिविटी मस्ट नेसेसरली बी इंटरेस्ट, ऐसा तो नहीं है, मस्ट नहीं है, व्हेन नेसेसरी। तो चौथा गलत हो गया, पहला सही हो गया, चौथा गलत हो गया। और दूसरा है
डमी एक्टिविटी कंज्यूम सम टाइम, कोई टाइम नहीं लगता है, डॉटेड एरो से रिप्रेजेंट करना होता है। डमी एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाई डॉटेड एरो, तो दूसरा भी गलत हो गया, 1 and 3 आर करेक्ट, तो ऑप्शन बी पार्ट हो जाएगा। ऑल्दो इट्स नॉट ए न्यूमेरिकल बट आई जस्ट इंट्रोड्यूस्ड टू कंप्लीट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन, इन ए PERT नेटवर्क एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज फाउंड टू बी 36 days फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, द वेरिएंस इज 4 days, द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इन 36 days। इसकी प्रोबेबिलिटी का फार्मूला यही होता है कि आपके एक्सपेक्टेड जो डेज हैं और जो प्रोजेक्ट कंप्लीसन है तो उसमें जो डिफरेंस है उसमें वेरिएंस का भाग करना है। उसको ऐसे लिखते हैं, जेड बराबर नंबर ऑफ डेज इसमें और माइनस नंबर ऑफ डेज जो आपके एक्सपेक्टेड हैं, टोटल कंप्लीसन माइनस एक्सपेक्टेड अपॉन वेरिएंस। तो यहाँ पे 36 माइनस 36 बटे 4 तो 0 आ जाएगा, और जब 0 आएगा तो ये जेड की वैल्यू है, और जेड के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, जेड के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी होती है आपकी 50%। और अगर यही जेड की वैल्यू 1 आ जाती तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाती 84, यही जेड की वैल्यू 3 आ जाती तो प्रोबेबिलिटी हो जाती 97। तो इस तरीके से जेड की -1 -2 -3 1 2 3 के अकॉर्डिंग बदलती रहती है वैल्यू, प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग द वैल्यू ऑफ जेड, और जेड की वैल्यू क्या होती है, इसी के डिफरेंस अपॉन वेरिएंस के फार्मूले से निकलती है। तो करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है, वेन एवर एन एक्टिविटी है 0 टोटल फ्लोट देन, जब 0 टोटल फ्लोट होगा तो क्या होगा, तो फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट दोनों को 0 होना पड़ेगा, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट दोनों को 0 होना पड़ेगा। इसके लिए आपको टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट को पढ़ना पड़ेगा कि कौन सी एक्टिविटी होने से पहले किस चीज़ की वैल्यू कैसे होती है, उस चीज़ को देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन थे, होपफुली इन क्वेश्चन से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।